प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत वीडियो लेकर के आया हूँ। उसमें मेरा आज का विषय है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और आज का टॉपिक है खंड शिक्षण के दोष। खंड शिक्षण के दोष कौन कौन से हैं, उन खंड शिक्षण के दोषों को आज हम जानेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैं आज आपको खंड शिक्षण की विशेषताओं के बारे में मैंने बताया, खंड शिक्षण का अर्थ मैंने आपको बताया, खंड शिक्षण के गुण मैंने आपको बताए, और इन सारी चीज़ों को हमने सुना, समझा, और समझने के पश्चात हमने निष्कर्ष निकला कि खंड शिक्षण के दौरान हमें किन किन विशेष समस्याएं हमारे सामने खड़ी हो जाती है, उसको हम दोषों के अंतर्गत गिनते हैं। जब खंड शिक्षण करवाने के लिए प्रशिक्षणार्थी या विद्यार्थी स्कूलों में जाता है तो जाने के पश्चात उनको कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है, और उन समस्याओं को जूझते हुए उनको ऐसी निराशा उत्पन्न हो जाती है कि खंड शिक्षण को वो बीच में ही छोड़ देते हैं। खंड शिक्षण में कई प्रकार की विद्यालय की जिम्मेदारी उनको दी जाती है। उन विद्यालय की जिम्मेदारी से वो बखूबी नहीं निभा पाते या ज़्यादा जिम्मेदारी के कारण वो निराश हो जाते, तो ये भी एक दोषों के अंतर्गत आता है। तो ऐसे विद्यालय को, संपूर्ण विद्यालय को उनको देना भी एक नियमों के अनुसार सही नहीं है, तो ये भी दोषों के अंतर्गत आता है। तो इन संपूर्ण बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के दौरान जो भी बिंदु आएंगे, एक एक बिंदु को हमने सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि खंड शिक्षण के जो दोष है उनको जानना अति आवश्यक हो जाता है, ताकि प्रशिक्षणार्थी या विद्यार्थी इनको सीख जाए और सीखते हुए एक एक बिंदु को वो ठीक प्रकार से समझ सके। पहला बिंदु है खंड शिक्षण में समय अधिक लगता है। खंड शिक्षण का जो कार्यक्रम है, अगर हम खंड शिक्षण की दोषों की बात करें, रीमेट्स की बात करें, तो खंड शिक्षण का जो कार्यक्रम है, जो प्रशिक्षणार्थी अपनाता है स्कूल में, उन खंड शिक्षण के कार्यक्रम से जब जुड़ता है तो कई प्रकार से उन कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए और उनकी व्यवस्था देने के लिए, क्लासों का संचालन करने के लिए, या स्कूल को प्रार्थना से लेकर छुट्टी तक के कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए उनमें समय अधिक लगता है। और जब समय अधिक लगता है तो हमें ज़्यादा जो स्टूडेंट जो है, जो खंड शिक्षण के दौरान वहाँ पर गए हुए हैं, उनको एक ऐसी भावना ये रहती है कि हम कम समय के अंतर्गत ही अपना जो खंड शिक्षण है उसको हम समाप्त करें। ऐसी उनको ऐसा अनुभव होता है, इसलिए वो कहते हैं कि इन जो खंड शिक्षण का जो कार्यक्रम है इतना लंबा नहीं होना चाहिए, इतना समय नहीं लगना चाहिए। तो एक दोष के अंतर्गत उन्होंने इनको सम्मिलित किया है कि खंड शिक्षण में समय अधिक लगता है। तो समय किसी कार्यक्रम को अगर हम करेंगे, किसी प्रोग्राम को संपन्न करने के लिए, या किसी कार्यक्रम खंड शिक्षण का जो गतिविधियां उनको संचालन करने के लिए, संगठन करने के लिए, संचालन करने के लिए, प्रार्थना सभा से स्कूल तक के कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए समय तो लगेगा ही। लेकिन जब समय लगता है तो समय की उपलब्धता होनी चाहिए। लेकिन आज के प्रशिक्षणार्थी है, आज के जो भावी अध्यापक है, जो छात्र अध्यापक है, उनको ऐसा लगता है कि हम कम समय में ही अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। खंड शिक्षण का भी ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए 1-2 घंटे में ये कार्य समाप्त हो जाए, जबकि ये कार्यक्रम प्रार्थना से और छुट्टी तक का जो भी समय निर्धारित स्कूल का है उसमें पूरे समय में ही संपन्न किया जाता है। तो ये भी एक दोषों के अंतर्गत आता है कि इतना समय नहीं होना चाहिए। इसलिए खंड शिक्षण अगर दोषों की बात करें तो खंड शिक्षण में समय अधिक लगता है। दूसरा है कि प्रशिक्षण की अवधि में इतना समय देना उचित नहीं, और जो प्रशिक्षण है, जो छात्र अध्यापक प्रशिक्षण के दौरान इन खंड शिक्षण को कर रहे हैं, जब विद्यालय में खंड शिक्षण के दौरान वो जाते हैं तो वो प्रशिक्षण प्राप्त करते रहते हैं,
और प्रशिक्षण के दौरान इतना समय देना उनके लिए उचित नहीं है। ऐसे हम दोषों के अंतर्गत भी सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान पहले ही छात्र इतना प्रशिक्षण के दौरान अपना प्रशिक्षण प्राप्त कर लेता है, और खंड शिक्षण के दौरान जब पूरे समय के लिए स्कूल में वो ठहरता है तो कई परेशानियों को उनको अनुभव होता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये कहा है कि प्रशिक्षणार्थी जो भी है प्रशिक्षण के दौरान वो अवधि जो है उनको समय इतना देना उचित नहीं माना जाता, तो ये भी एक दोष के अंतर्गत माना जाता है। इसलिए हमें प्रशिक्षण की अवधि में इतना समय देना उचित नहीं रहता। हमें प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उनको खंडित शिक्षण की जो समय सीमा उनको कम करना चाहिए, या इतना समय उनको अवधि के दौरान इतना समय उनको 6 घंटे का नहीं देना चाहिए, करीबन आधा जो 3 घंटे का समय में इसको पूरा करना चाहिए, ऐसा वो सोचते। तो कई प्रकार की खंडित शिक्षण में दोषों के अंतर्गत भी आता है प्रशिक्षण की अवधि में इतना समय देना उचित नहीं है। जबकि हम चाहते हैं प्रशिक्षणार्थी को आदर्श टीचर के रूप में वो आए, और आदर्श टीचर तभी बन पाएगा जब पूरा समय वो स्कूल में देगा, प्रार्थना सभा से लेकर के छुट्टी तक का कार्यक्रम वो संपन्न करेगा, संगठन करेगा, प्रशासनिक व्यवस्था देगा, कालांशों की व्यवस्था देगा, या अन्य शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेगा। तो प्रशिक्षण की अवधि में इतना समय देना उचित नहीं रहता। तो ये भी एक दोष के अंतर्गत सम्मिलित कर सकते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान हमें ऐसे कार्यक्रम उनको अपनाने चाहिए ताकि वो आदर्श टीचर बन सके, और इन कार्यक्रमों के अंतर्गत वो खंडित शिक्षण को भी पूरा कर सके। तो ये एक दोष के अंतर्गत भी बताया गया है कि प्रशिक्षण के दौरान इतना समय देना उचित नहीं है। अगर हम माने तो खंडित शिक्षण का जो कार्यक्रम है बहुत एक आदर्श टीचर के रूप में बहुत उपयुक्त रहता है, लेकिन कई बार अच्छाई के साथ साथ दोष भी चलते, गुणों के साथ साथ दोष भी चलते, इसलिए हम दोषों की बात आज कर रहे हैं। या खंडित शिक्षण के गुण की बात मैंने इससे पहले की थी, आपको विशेषता मैंने पहले बताई थी, लेकिन जब दोष हम लिखें, कई बार दोष की बात करते कौन कौन सी ऐसी कठिनाई आ जाती है जिनके अंतर्गत हम इनको देख सकते, तो ये भी एक कठिनाई हमारे आती है। प्रशिक्षण की अवधि में इतना समय देना उचित नहीं रहता प्रशिक्षणार्थियों के लिए, क्योंकि प्रशिक्षणार्थी पहले से इतना समय उनका खर्च हो जाता है, या पाठ्ययोजना बनाने में समय खर्च हो जाता है, या सहायक सामग्री बनाने में समय खर्च हो जाता है, या व्यवस्था देने में समय खर्च हो जाता है, या स्कूल का संचालन करने में समय खर्च हो जाता है, या संगठन करने में समय खर्च हो जाता है, शैक्षिक गतिविधियों में समय खर्च हो जाता है। तो वो ये मानता है कि हमें बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए प्रशिक्षणार्थियों का जो समय वो एक खंडित शिक्षण में कम होना चाहिए, ये भी एक दोष के अंतर्गत माना गया। तीसरा है विद्यालय प्रबंधकों द्वारा छात्र अध्यापकों के नियंत्रण में विद्यालय देना सरल कार्य नहीं। विद्यालय प्रबंधक जो विद्यालय के प्रबंधक हैं, जो विद्यालय का संचालन कर रहे हैं, जो विद्यालय जिन्होंने खोल रखे हैं, जो डायरेक्टर है, या विद्यालय में प्रधानाध्यापक है, या प्रशासनिक अधिकारी है, या प्रबंधक है, जो भी है, वो छात्र अध्यापकों के नियंत्रण में विद्यालय देना एक सरल कार्य नहीं है, क्योंकि संपूर्ण विद्यालय की जिम्मेदारी एक विद्यार्थी को, एक प्रशिक्षणार्थी को जब हम देते हैं तो कई प्रकार की एक ऐसा विद्यार्थियों में ऐसा दोष जैसा आ जाता है खंडित शिक्षण में कि पूरे विद्यालय का संचालन वो किस प्रकार से करेगा। ये कोई सरल काम नहीं है, बहुत जिम्मेदारीपूर्ण काम होता है खंडित शिक्षण का, कि संपूर्ण विद्यालय का उत्तरदायित्व जब विद्यार्थी को सौंप दिया जाता है तो उसका संचालन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और बहुत बड़ी बात इसका रखरखाव या उसकी देखरेख या विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं या प्रशासनिक व्यवस्थाएं या शैक्षिक गतिविधियां या विभिन्न प्रकार के विषय वस्तु संबंधी कालांशों का निर्धारण करना या रिकॉर्ड संधारण करना, रिकॉर्ड के बारे में कई प्रकार की जानकारी उनको सिखाई जाती है। तो ये सारी चीजें विद्यालय प्रबंधकों द्वारा छात्र अध्यापक को निरंतर नियंत्रण में अगर विद्यालय दे दिया जाए तो ये सरल कार्य नहीं माना जाता, इसलिए कठिनाई युक्त कार्य है। कोई भी विद्यार्थी ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, कोई प्रशिक्षणार्थी ऐसी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है पूरे विद्यालय का संचालन करना, क्योंकि इसमें बहुत अनुभवशील व्यक्ति की, छात्र अध्यापक की या अध्यापक की आवश्यकता होती है। वही अध्यापक इनका संचालन कर सकता है जो अनुभवशील हो। ये केवल ट्रेनर होते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे होते हैं। इसलिए विद्यालय के प्रबंधकों का एक सही कहना है कि छात्र अध्यापकों के नियंत्रण में विद्यालय देना एक सरल कार्य नहीं माना जाता,
क्योंकि एक दोष के अंतर्गत आता है ये भी, क्योंकि सरल कार्य हो या कोई कालांश की व्यवस्था हो तो दे सकते हैं, लेकिन संपूर्ण विद्यालय की जिम्मेदारी देना एक बहुत बड़ी कठिनाई का कार्य हो जाता है। कई बार ऐसी भूल हो जाती है कि हम विद्यालय के संचालन को लेकर के ऐसी कई कठिनाइयों के सामने हमें ऐसा वातावरण उत्पन्न हो जाता है कि हम उसको सुधारना बड़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें जो भी विद्यालय का जो संचालन है वो बहुत सोच समझ कर देना चाहिए, नियंत्रण सोच समझ कर देना चाहिए, और जो अनभिज्ञ लोग हैं या अनुभवहीन लोग हैं, अनुभवहीन प्रशिक्षणार्थी हैं, उनको संपूर्ण जिम्मेदारी विद्यालय की देना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य होता है, ये सरल कार्य नहीं होता। तो ये भी एक दोषों के अंतर्गत आता है, खंड शिक्षण के दोषों। इसलिए हमें विद्यालय के प्रबंधकों के द्वारा छात्र अध्यापक को नियंत्रण में विद्यालय देना एक हिचकिचाते हैं वो अपने विद्यालय को देने में, या सरकारी विद्यालय हो या निजी विद्यालय हो। अगर कोई प्रशिक्षणार्थी अपने नियंत्रण में कोई विद्यालय लेना चाहता है ट्रेनिंग के दौरान, खंड शिक्षण के दौरान, तो कोई भी प्रशासक ये नहीं चाहेगा कि मेरा विद्यालय उनके हाथों में जाए, क्योंकि कई प्रकार से पढ़ाई भी बाधित होती है। कई से कोई विषय वस्तु के अनुसार अगर वो पाठ्य योजना नहीं बना के लाता है तो भी उनका जो संचालन किया जा रहा है पहले से वो बाधित हो जाता है। इसलिए ये कठिनाई युक्त कार्य माना जाता है, तो ये दोषों के अंतर्गत आता है। इसलिए अगर सही ट्रेनिंग लेनी है या सही प्रशिक्षण लेना है, खंड शिक्षण का कार्यक्रम करना है, तो टीम के आधार पर उनको नियंत्रण में देना चाहिए ताकि वो कार्य को सरल रूप से कर सके। तो ये भी एक दोष के अंतर्गत माना जाता है। अगला है विद्यालय को अनुभवहीन छात्रों के हाथों में देना कठिन कार्य। विद्यालय को अनुभवहीन छात्रों के हाथों में देना कठिन कार्य होगा, बिल्कुल सही बात है। विद्यालय को अनुभवहीन छात्रों के हाथों में देना कठिन कार्य माना जाता है, क्योंकि विद्यालय का एक संचालन बहुत जिम्मेदारी पूर्ण संचालन है, और अनुभवी छात्र जो छात्र प्रशिक्षण प्राप्त करें, ज़्यादा उनको अनुभव नहीं होता, और वो अनुभवी जब तक वो पूर्ण आदर्श टीचर के गुण प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक उनको अनुभव प्राप्त नहीं होगा। इसलिए छात्रों के हाथों में जो विद्यालय का संचालन है या उनके हाथों में ऐसे कठिन कार्य को देना बहुत मुश्किल का कार्य माना जाता है। जब मुश्किल के कार्यों में अगर वो इस विद्यालय का संचालन कर रहे हैं तो एक कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है। जहाँ वो संचालन कर रहा है तो कोई गलती हो भी जाती है, तो विद्यालय के अनुभवहीन छात्रों के हाथों में अगर विद्यालय हमने दे दिया तो कठिनाई युक्त है, वो सही संचालन उसका नहीं कर पाएगा, कालम सब की व्यवस्था सही नहीं कर पाएगा, या टीचर उसका कहना नहीं मानेंगे, प्रशिक्षणार्थी उसका कहना नहीं मानेंगे, उनके साथी उनका कहना नहीं मानेंगे, सही समय पर वो कालांशों में नहीं जाएंगे या शैक्षिक गतिविधियां नहीं करवाएंगे। तो ऐसी कई प्रकार की परेशानियां हैं। उन परेशानियों को देखकर विद्यालय के अनुभवी छात्रों के हाथों में जो विद्यालय देना ये बहुत बड़ा कठिन कार्य माना जाता है। और कठिन कार्य के अंतर्गत अगर देखें तो हमें इन सारी चीज़ों पर विचार विमर्श करना चाहिए, और विचार विमर्श करते हुए उनके हाथों में ऐसे कठिन कार्य नहीं देने चाहिए, क्योंकि खंड शिक्षण एक आदर्श टीचर को तैयार करने का कार्यक्रम होता है। वो आदर्श टीचर तब तैयार होगा जब पूरा समय वो स्कूल में देगा, और पूरा समय जब वो स्कूल में देगा तो कई विधियों को वो सीखेगा, कई प्रविधियों से विद्यार्थियों को जानकारी देगा, कई शैक्षिक गतिविधियां करेगा, कई प्रशासनिक रिकॉर्ड को तैयार करेगा, कई प्रशासनिक अधिकारियों के लेखा जोखा जो भी है लेटरों का आदान प्रदान है, पत्रों का आदान प्रदान है, वो सीखेगा, या विद्यार्थियों के गार्जियन से वो बातचीत करेगा, या सामाजिकता वो अपनाएगा, कई प्रकार की ऐसे विद्यार्थियों की समस्याओं को निर्देशन और परामर्श देगा। तो ऐसे कई प्रकार के बातें हैं जहाँ पर हम जो अनुभवी छात्र हैं, जो प्रशिक्षणार्थी है, वो अनुभव तब प्राप्त करेगा इन बातों को पहले से वो सीख जाएगा, और सीखने के पश्चात जब विद्यालय में वो जाएगा तो ऐसा डर उनको महसूस होगा कि हम इस कार्य को हम कैसे करेंगे, कोई प्रबंधक या प्रशासक हमें विद्यालय देगा या नहीं देगा, तो कई हमें ऐसे समझेंगे छात्रों को ये विद्यालय देना उचित नहीं है, क्या हम उसकी पूर्ण व्यवस्था कर पाएंगे या नहीं पाए। तो ये सब दोषों के अंतर्गत आता है। इसलिए विद्यालय को अनुभव व्यक्ति के हाथों में ही देना चाहिए, और ये बहुत कठिन कार्य होता है। अगर हम इसके बात करें लाभों की, तो हमें ऐसे अनुभव व्यक्ति के हाथों में अगर विद्यालय जाएगा तो पूर्ण व्यवस्था वो कर पाएगा। अनुभवहीन व्यक्ति के हाथों में विद्यालय नहीं देगा ताकि व्यवस्थाएं भंग हो जाएगी। तो ये दोषों के अंतर्गत भी इसमें माना गया है खंड शिक्षण, क्योंकि दोष
और लाभ और दोष दोनों चलते हैं, गुण और दोष दोनों चलते हैं, इसलिए हम आज दोषों की बात में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। अगला है विद्यालय के उत्तरदायित्व को लेने में निरस्ता का अनुभव। छात्रों में अगर छात्रों को कोई विद्यालय की जिम्मेदारी दे दी जाए या कोई कार्यक्रम सौंप दिए जाए या किसी कार्य को बता दिया जाए तो विद्यालय को उत्तरदायित्व को लेने में निरस्ता का अनुभव होगा। कई प्रकार की निरस्ता उनमें छा जाती है, निरस्ता का अनुभव उनमें होता है कि किस प्रकार से उस कार्यक्रम को वो करें। निरस्ता एक बहुत बड़ी बात होती है कि विद्यालय के उत्तरदायित्व को लेना, किस प्रकार से उसका संचालन करें, किस प्रकार से रख रखाव करें, किस प्रकार बच्चों को विद्यालय से जोड़ें, जो विद्यालय नहीं आ रहे उनको किस प्रकार से हम बुलाएं और किस प्रकार से हम अच्छी शिक्षण व्यवस्था विद्यालय में संपन्न करवाएं, अध्यापकों से मैत्रीपूर्ण संबंध किस प्रकार से रखें, स्नेहपूर्ण व्यवहार बालकों से किस प्रकार से रख सकते हैं, सभी किस प्रकार से संतुष्ट हो सकते हैं, संप्रेषण का कार्यक्रम हमारा ठीक प्रकार से कैसे संपन्न किया जा सकता है, सभी जो उत्तरदायित्व जो कार्य है उनको सभी को बांट करके हम किस प्रकार से संपन्न करवा सकते हैं, टीम के माध्यम से हम कार्य को किस प्रकार से संपन्न करवाएं या किसी प्रोग्राम का संगठन हम किस प्रकार से करें या उसका जो संचालन किस प्रकार से करें, ये सारा जो कार्यक्रम है एक विद्यालय के उत्तरदायित्व को लेने में जो अपनाई जाती है चीज़ें, उसमें निरस्ता का अनुभव उनको कठिनाई होती है। क्योंकि जब हम इस कार्यक्रम को अपनाएंगे तो कई प्रकार का संचालन हमें करना पड़ता है और संचालन करना पड़ता है तो हमें निरस्ता आती है, तो बहुत सा कार्य हमें करना पड़ता है और कार्य करने में हमें परेशानी भी आती है, थकावट भी आती है, हमारा समय भी खर्च होता है और समय खर्च मेहनत भी हमारी लगती है। तो एक निरस्ता आना स्वाभाविक बात है, क्योंकि ज़्यादा वर्क जब होगा तो निरस्ता का आना स्वाभाविक हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जब विद्यालय के उत्तरदायित्व को कोई विद्यार्थी को सौंप दिया जाए या छात्र अध्यापक को सौंप दिया जाए तो वो एक ऐसा वातावरण समझेगा कि ये निरस्तापूर्ण वातावरण है, इतना ज़्यादा समय के अंतर्गत मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगा। तो ये विद्यालय के उत्तरदायित्व को लेने में वो निरस्ता का अनुभव करता है और निरस्ता का जब अनुभव करता है तो कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं और दोष तब उत्पन्न होते हैं क्योंकि जब निरस्ता विद्यालय के किसी कार्य के प्रति छा जाती है तो वो कार्य संपन्न नहीं किया जा सकता, उसमें दोष दिखाई देते हैं, वो कार्य कि सही लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाते। तो ये एक प्रशिक्षणार्थी के रूप में अगर देखा जाए तो खंडित शिक्षण में एक दोष के रूप में उसको माना गया है कि विद्यालय को उत्तरदायित्व लेने में वो निरस्ता का अनुभव करते हैं, समय समय पर निरस्ता देखी जा सकती है, तो ये भी एक दोष के अंतर्गत माना गया है। प्रशासनिक जिम्मेदारी अधिक, प्रशासनिक जिम्मेदारी अधिक इसमें मानी गई है क्योंकि प्रशासनिक जिम्मेदारी की अधिकता इसमें दी गई है। जो भी हम विद्यालय का कार्यक्रम खंडित शिक्षण के दौरान शिक्षणार्थी को, विद्यार्थी को या प्यूपिल टीचर को हम देते हैं और विद्यालय में जब पढ़ाने के लिए वो जाता है तो कई प्रकार के कार्य उनको या प्रशासनिक कार्य उनको करने पड़ते हैं, क्योंकि प्रत्येक दिन नए नए तरीके से नए नए विद्यार्थी को, प्रशिक्षणार्थी को एचएम का पद दिया जाता है और प्रत्येक दिन की व्यवस्था उसके अनुसार प्रशासनिक कार्य देखे जाते हैं। ये सिखाया जाता है, ये क्यों सिखाया जाता है खंडित शिक्षण में कि वो आदर्श टीचर बने, अच्छे गुणवान टीचर बने, इस सारी चीज़ों को वो पहले से सीख जाए। जब भी वो पदस्थापित हो, कहीं सरकारी नौकरी में जाए या निजी स्कूल में जाए या निजी अध्यापक वो बने तो कई ये जिम्मेदारियों को वो उठा सके। तो ये प्रशासनिक जो जिम्मेदारी है इनको उठाना उनके लिए सिखाया जाता है, लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदारी इसमें अधिक होती है और जब प्रशासनिक जिम्मेदारी अधिक होती है तो छात्र इससे पीछे हट जाते हैं, छात्र अध्यापक पीछे हट जाते हैं, उनको जिम्मेदारी लेने में कठिनाई होती है। तो ये भी खंडित शिक्षण के दोषों के अंतर्गत माना गया, क्योंकि जब प्रशासनिक जिम्मेदारी जब छात्रों पर आती है, अनुभवहीन व्यक्ति पर आती है, तो वे एक हिचकिचाते हैं अपने जिम्मेदारी को लेने में कि ऐसा नहीं हो जाए कि विद्यालय की व्यवस्थाएं भंग हो जाए या कोई दिक्कत हमें आ जाए, ये गलती हमसे हो जाए या हमें संपूर्ण हम कार्य किस प्रकार से करेंगे। तो ये सारी प्रशासनिक जिम्मेदारी या कोई पत्र व्यवहार किसी से कार्यालय से आए तो हम किस प्रकार से उसको देंगे, और इन सारी चीज़ों से विद्यार्थी घबरा जाता है और घबराते हुए वो इन कार्यों को लेने की कठिनाई महसूस करता है। तो प्रशासनिक जिम्मेदारी अगर अधिक है
तो कई प्रकार से ऐसे मस्तिष्क पर उसका दबाव आ जाता है कि जिम्मेदारी से वो दूर हटना चाहता है, और खंड शिक्षण के दोषों के अंतर्गत ये बातें रखी गई है। क्योंकि जब खंडित शिक्षण में जब विद्यार्थियों को स्कूल पूरा सौंप दिया जाता है, स्कूल की जिम्मेदारी प्रार्थना सभा से लेकर के छुट्टी तक की जिम्मेदारी उनको दे दी जाती है, तो जिम्मेदारी आना स्वाभाविक है। तो प्रार्थना सभा भी वो करवाता है, विद्यार्थियों को भी इकट्ठा करता है, और इकट्ठे करने के पश्चात उनको कई बातें वो बताता है, एक आदर्श की बातें भी बताता है, चारित्रिक बातें भी बताता है, सामाजिक बातें भी बताता है, कई प्रकार के आदर्श गुणों को भी स्थापित करता है। अध्यापक जैसे आदर्श प्रस्तुत करेगा, छात्र उनका अनुकरण करेंगे। जिस प्रकार का अध्यापक होगा, छात्र भी उसी प्रकार से अध्यापक का अनुकरण करते हैं। इसलिए आदर्श टीचर बनने के लिए भी हमें छात्रों के समय किस प्रकार से प्रस्तुतिकरण देना चाहिए, अपने संप्रेषण की कला इस प्रकार से होनी चाहिए, अपने विषय वस्तु पर कमांड होना चाहिए, या समझाने का तरीका अलग होना चाहिए, विधि प्रविधियों को प्रयोग करते उनको समझाएं, सहायक सामग्री का प्रयोग वो करें। ये सारी चीजें या शैक्षिक गतिविधियों का टाइम टेबल अपने खंडित शिक्षण में वो बनाएं, ताकि अगर कोई नीरसता छात्रों में आ रही है, वो नीरसता को वो समय पर दूर कर सके, और मनोरंजनात्मक तरीके में करते हुए मस्तिष्क को पुनः पढ़ाई की ओर अग्रसित कर सके। ये सारी व्यवस्था एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में होनी चाहिए। क्योंकि जब हम देखते हैं तो कई प्रकार की जिम्मेदारी हमारे सामने आ जाती है स्कूल की, तो जब अधिक कार्य अगर हमारे पास होंगे तो एक दोष भी उत्पन्न होंगे, कठिनाई भी उत्पन्न होगी, क्योंकि अच्छाई के साथ साथ बुराई और गुण के साथ साथ दोष भी चलते रहते। तो खंडित शिक्षण में जो कार्यक्रम है, अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत जो सिलेबस है, उसमें खंडित शिक्षण के बारे में कई बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें विषय वस्तु को जोड़ने का प्रयास किया है, और समझाने का प्रयास किया है। विशेषताओं को भी मैंने बताया, गुणों को भी मैंने बताया, अर्थ भी मैंने बताया, खंडित शिक्षण में किस प्रकार से हम अच्छे आदर्श टीचर हम किस प्रकार से बन सकते हैं। और आज मैंने दोषों को और भी प्रकाश डाला है कि दोष कौन कौन से हैं। इन दोषों को जानना भी जरूरी हो जाता है कि गुणों के साथ साथ में दोष को चलना भी साथ साथ देखना भी हमें पड़ता है। इसलिए हमें जो भी अध्यापक है उनको अगर कठिनाई प्रशासनिक आ रही है या कोई बात है तो हमें इनको समझना चाहिए। तो मैंने खंडित शिक्षण के दोषों पर आज मैंने चर्चा की, जिसमें खंडित शिक्षण में समय अधिक लगता है, ये बातों मैंने आपको बताई। प्रशिक्षण की अवधि में इतना समय देना उचित नहीं, ये भी एक दोष के अंतर्गत मैंने आपको बताया। और विद्यालय प्रबंधकों द्वारा छात्र अध्यापकों के नियंत्रण में विद्यालय देना सरल कार्य नहीं, ये भी मैंने आपको इस पर भी प्रकाश डाला है। विद्यालय को अनुभवहीन छात्रों के हाथों में देना एक कठिन कार्य है, ये भी मैंने आपको बताया। और विद्यालय के उत्तरदायित्व को लेने में निरस्ता का अनुभव आता है, छात्र अध्यापकों को ये भी एक निरस्ता छा जाती है, ये भी दोषों के अंदर। और प्रशासनिक जिम्मेदारी भी अधिक होती है, ये भी दोषों के अंतर्गत बताया। आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपकी ये समझ में आएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।